आप सब पर सलामती हो। शुजा खावर का लिखा हुआ है, दोस्त का घर और दुश्मन का पता मालूम है। जिंदगी हमको तेरा ये सिलसिला मालूम है। जिंदगी जा हम भी कुएं आरजू तक आ गए, इसके आगे हमको सारा रास्ता मालूम है। या तो जो नाफहम है वो बोलते हैं इन दिनों, या जिन्हें खामोश रहने की सजा मालूम है। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बेहद अमीर लड़की को इम्तिहानी पर्चे में गुर्बत पर मजमून लिखने को आ जाता है। अब वो लोग जो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं, माल कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है उन्हें कुछ इल्म नहीं होता, वो तो गुर्बत पर कुछ ऐसा ही रद्द अमल देते हैं जो आज हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने दिया है, जो कहानी मैं बाद में बताता हूँ। अमीर लड़की ने जो लिखा वो कुछ यूँ था कि एक ख़ानदान जो बहुत ही गरीब था, बाप गरीब, माँ गरीब, बच्चे भी गरीब, सिर्फ 10 नौकर थे और वो भी गरीब। कार भी पुरानी BMW थी, ड्राइवर बच्चों को उसी पुरानी कार में स्कूल छोड़ता था। बच्चों के पास पुराने आईफोन और ब्लैकबेरी होते थे। गुर्बत की वजह से उनका पालतू कुत्ता दिन में सिर्फ एक वक्त ही बकरे का गोश्त खाता था, जबकि पिस्ता और बादाम हफ्ते में 2 या 3 बार ही उसे मुयस्सर होता था। खानदान के गरीब सरबराह को वरासत में सिर्फ 50 एकड़ ज़राई ज़मीन, एक खस्ता हाल पेट्रोल पंप, 300 छोटी छोटी बकरियां, 40 ऊंट, 10 गधे और 15 दुकानें मिली थी। बेचारे गरीब बाप को कारोबार में अक्सर लाखों का नुकसान भी हो जाता था। बच्चे महीने में सिर्फ 3 बार ही 5 स्टार होटल जाकर खा पी सकते थे और अक्सर औकात बेचारे अपने ही मुल्क में छुट्टियां गुजारने पर मजबूर होते थे। गरीब के घर में सबसे ज्यादा मजलूम उसकी बीवी थी, जो अबतर मुआशी हालात के बायस बहुत कम ही ब्यूटी पार्लर जाती और उसे हर नया सूट 10 से 15 बार से भी ज्यादा पहनना पड़ता था, जिसकी वजह से वो आउट ऑफ फैशन हो जाता था। उस गरीब कुंबे का बैरूने मुल्क कोई बैंक अकाउंट भी नहीं था, अलबत्ते बच्चों के पास तकरीबन 3 लाख रुपए मालियत के सेविंग सर्टिफिकेट जरूर थे। घर में सिर्फ 4 ही सेकंड हैंड AC थे। उस खानदान की गुर्बत का यह आलम था कि घर का चूल्हा जलाता तो दूर की बात थी, बिजली का बिल भी वो नहीं दे सकता था। इसलिए अक्सर खाना किसी सस्ते होटल से मंगवाकर और हजारों रुपए के बिल से बचने के लिए मजबूरन बिजली चोरी करना पड़ती थी। उस खानदान के पास पीने को मिनरल वाटर भी कम मिकदार में होता था और वो पैसे बचाने के लिए हमेशा मिनरल वाटर की एक ही बड़ी बोतल खरीदते थे। यहां तक कि ज्यादा गर्मी में वो जूस पीने की बजाय उस पानी पर ही गुजारा करते थे। अलगर सारा खानदान जो था वो बड़ी मुश्किल से ही ऐश कर रहा था। इससे ये साबित हुआ कि गरीब ना सिर्फ खुद गरीब होता है, बल्कि उसका नौकर, ड्राइवर, माली, बावर्ची और चौकीदार तक भी गरीब होते हैं। इसलिए हमें मिलकर गुर्बत के खात्मे के लिए अपनी जद्दोजहद करनी चाहिए। यहाँ बात चूंकि गुर्बत के खात्मे की हो रही है, इसलिए वो लिखती है कि मैं सोचती हूँ कि क्यों ना इस मजमून के आखिर में अपने बचपन का एक वाकया भी बयान कर दूँ। लिखने वाली लिखती है कि मेरे डैडी एक इंतहाई गरीब परवर इंसान है और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दिन एक गरीब औरत उनके पास आई और इल्तजा की कि मेरे घर में आटा खत्म हो चुका है, लिहाजा मेरी कुछ मदद कर दें। यह सुनकर मेरे डैडी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, जी कोई बात नहीं, आप पैसे दें, मैं ला देता हूँ। पहले तो बूढ़ी अम्मा ने आंखें फाड़ के इंतहाई हैरानी से डैडी की तरफ देखा, लेकिन फिर पैसे भी दे दिए। शायद वो इसलिए हैरान हो रही थी कि इतना अमीर आदमी एक गरीब की बात कैसे मान गया। खैर, जब डैडी अपनी मर्सिडीज गाड़ी में आटा लेने बाजार जाने लगे तो मैंने भी साथ जाने की जिद की। रास्ते में हमने देखा कि कुछ लोग एक खाली प्लॉट में बैठे घास तोड़ के खा रहे हैं। डैडी ने फौरन गाड़ी रोकी, घास खाने वालों के पास गए, जाके पूछने लगे कि मुझे तुम पे तरस आ रहा है, इतनी भूख, चलो सब मेरी गाड़ी में बैठो। भूखे भागते हुए हमारी गाड़ी की पिछली सीट पे आके बराजमान हो गए तो डैडी ने गाड़ी चला दी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि भूखों में से एक ने सबका तर्जुमान बनके कहा, जनाब हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी भूख को देख के हम पे तरस खाया है, मगर आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं। गरीबों के तर्जुमान की बात सुनकर डैडी बोले, यार मैं तुम सबको अपने घर ले जा रहा हूँ। जिस प्लॉट में तुम बैठे थे वहां तो घास भी छोटी छोटी थी, मेरे घर के सहन में घास 6 इंच ऊंची है, वहां तुम सब इत्मीनान से जितनी मर्जी घास खाना। ये कहानी आज निगरान वज़ीर आज़म का बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि बिजली बिल्स के मसले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, उस पे ऐन सादिक उतरती है। वो कहते हैं कि बिजली ऐसा मसला नहीं जिस पर पहिया जाम हड़ताल की जाए, और हमें उस तबके से बहुत हमदर्दी है जिस पर बिजली बिल्स का बहुत बोझ पड़ चुका है। साईं, आपने बजा फरमाया कि लोग गले में फंदा डालकर, लोग पुलों से कूदकर मर नहीं रहे, बस कुछ देर सांसें रोकने की एक्टिंग कर रहे हैं। साईं, आपने बजा फरमाया कि माँ बाप गले में फंदा डालकर, पुलों से कूदकर अपने बच्चों से ज्यादा दूर तो नहीं गए। साईं आपने बजा फरमाया कि लोग मफलूकुल हाली में अभी ठीक से नहीं पनप रहे,
क्योंकि कुछ लोगों के हलक से अभी निवाले उतर रहे हैं। साईं आपने बजा फरमाया कि बिजली कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है कि उस पर पहिया जाम हड़ताल ही कर दी जाए, क्योंकि गरीब आवाम के मसले तो इससे भी कई गुना ज्यादा हैं जिन्हें शायद आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आपको कभी ऐसे हालात का सामना करना पड़े, ऐसे हालात में जीना पड़े, तो साईं आपकी सांसें वैसे ही बंद हो जाएंगी। साईं आपका तो ताल्लुक भी उस इलाके से है कि जहां लोग मुतवस्सत तबके से भी नीचे वाले। साईं आपने इब्तदाई जिंदगी तो वहां पे गुजारी होगी। साईं उन लोगों की आंखों में ममफलूकुल हाली की जो चमक देख रहे थे वो भी मांद पड़ गई होगी। साईं आपको हलकूम से वो नवाले ना गुजरते होंगे जो गरीब अवाम आपकी वजह से खाने पीने पर मजबूर है। साईं आपने बजा फरमाया कि बिजली कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि डीजल पेट्रोल रुपए की गिरावट, डॉलर की ऊंची उड़ाने, ये मसले भी तो हैं जो किसी ना किसी तरह से हर जीरू को झेल लें। साईं जी जिस तन नू लगे वही तन जानदा है। साईं जी आप पाकिस्तान के हर बशर की आहें बद दुआएं ले रहे हैं, और मैं कतई तौर पे नहीं चाहता कि आप जैसा शख्स ये ले। साईं जी आपने बच्चों से ना सिर्फ उनके माँ बाप का साया छीना, बल्कि उनसे उनका बचपन तक छीन लिया। और साईं जी इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, पिछले वाले ही इतना बारे गिरा आपके कंधों पे रख गए हैं और आपने वो आगे लोगों तक मुंतकिल तो करना है। बच्चे वक्त से पहले फिक्रमंद हो रहे हैं और बड़े वक्त से पहले बूढ़े हो रहे हैं। खुदारा साईं जी गरीब पर रहम करें, उसकी बुनियादी जरूरियात जिंदगी पर रहम करें, गरीब के बच्चों के बचपन पर रहम करें, मुल्क पाकिस्तान पर रहम करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम इस हद तक पनपता जा रहा है कि गरीब सोचने पर मजबूर है कि इन्हों दे अपने रौले नहीं मुक रहे, इन्होंने मिन्नू की सुकून देना। साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत स्पेशल सीक्रेट कोर्ट के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने इन कैमरा की। पीटीआई के वकील बाबर अवान और सलमान सफ्दर वहां पे पेश हुए और उन्होंने दरखास्त जमानत पर दलाइल दिए। सलमान सफदर साहब का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई के वकला अटक जेल में रुकावट पैदा ना करें। अटक जेल जब भी गए हैं तो वकला को 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अटक जेल में ट्रायल के खिलाफ हम दरखास्त दायर कर रहे हैं। इसी समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी भी अदालत में पेश हुए और कहा कि अपने मुवक्किल की दरखास्त जमानत पर दलाइल आज ही देना चाहूंगा। चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से दरखास्त जमानत पर दलाइल सुनने की इस्तदा की गई, जबकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एसएनजी की जानिब आज चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर दलाइल सुनने की मुखालिफत की गई। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पीटीआई की लीगल टीम की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्तों पर एतराज उठाते हुए कहा कि दरखास्त जमानत पर समाअत मुलतवी करने की इस्तदा करते हैं। दौरान समाअत एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने इस अदालत से मुतल्लिक हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर कर रखी हैं, जबकि चेयरमैन पीटीआई के वकील इंतजार पंजोथा ने कहा कि हम हाई कोर्ट से दरखास्तें वापस ले लेते हैं। दरखास्त जमानत के मामले पर हाई कोर्ट ने स्टे अभी तक नहीं दिया। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि केस की समाअत मुलतवी हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। जरा ये बताते हैं कि दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद स्पेशल सीक्रेट कोर्ट के जज ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत को 4 सितंबर तक मुलतवी कर दिया। इमरान खान को 5 अगस्त को तोशाखाना केस में 3 साल की सजा के बाद गिरफ्तार करके अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया था और दौरान हिरासती एफआईए ने भी उन्हें साइफर गुमशुदगी केस में गिरफ्तार कर लिया था। चंद रोज पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल कर दी थी, लेकिन साइफर केस में गिरफ्तारी की वजह से उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी थी और अभी तक भी पाबंदे सलासिल हैं और तारीख पर तारीख पड़ रही है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ्तार करने के बाद कल उन्हें अटक जेल में मुंतकिल कर दिया गया। और कुछ मोतबर जराए ये बताते हैं कि चौधरी परवेज इलाही जो है वो चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात करेंगे और ऐन मुमकिन है कि चौधरी परवेज इलाही की वसातत से कोई पैगाम इमरान खान साहब को भिजवाया गया और वो पैगाम जो भिजवाया गया चेयरमैन पीटीआई को, उस पैगाम में गुज़श्ता जो पैगामात भिजवाए गए हैं जिस पे रजामंदी जाहिर नहीं की गई, जबकि कुछ वजूहात की बुनियाद पर अपनी तमाम तर सिफारिशात उनके आगे रखी हैं और कहा जा रहा है कि इसके ऊपर नीम रजामंदी जाहिर कर दी जाएगी। अब वाया परवेज इलाही उनको राम करने की कोशिश की जाएगी। अब यहां पे बात यह है कि परवेज इलाही साहब जो इस बात पे डटे हुए हैं, जिन्होंने कल मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ये बात की है कि मुझे इतने दिनों अंदर रखने की वजूहात यही है कि मेरे ऊपर प्रेशर डाला जाए ताकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो जरा ये बताते हैं कि हो सकता है परवेज इलाही की तवस्सुत से चेयरमैन पीटीआई तक पैगामात पहुंचाए जाएं और फिर मंजरनामा कुछ और रोशन किया जाए कि जब एक तरफ किसी को भी 160 नशिस्तें देने की बात नहीं हो रही, जब एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शशपंज का शिकार हो
चुकी है कि नैब केसेस दोबारा से खुलेंगे। जब एक तरफ अदालत उज़्मा के अंदर नैब तरामीम के ऊपर बातचीत हो रही है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बात कर रहे हैं कि 49 करोड़ तक की करप्शन के ऊपर घेरा तंग क्यों ना किया जाए। आप 49 करोड़ तक की करप्शन करें और आप ये कहें कि नैब का दायरा इख्तियार हमारे ऊपर हाथ डालने का नहीं बनता, तो वहां पर बातें बहुत सी खुलेंगी, पुराने केसेस भी खुलेंगे, पैगामात भी भिजवाए जा रहे हैं कि तकरीबन कोई 200 के करीब शख्सियात के ऊपर दोबारा से केसेस खुलने जा रहे हैं या उनमें से नए केसेस भी शामिल होंगे। कुछ लोगों तक तो पैगामात ये भी गए कि अगर इन केसेस से बचना है तो बैरून मुल्क का रास्ता अपना लीजिए, जब मंजरनामा वज़ा हो जाएगा तब वापसी का रास्ता इख्तियार कर लीजिएगा। लेकिन इसी तनाजुर के अंदर अब यहां पे बात कहां पे रुकती है कि जब एक शख्सियत के ऊपर ही 150 से ज्यादा मुकदमात हो चुके हैं, वो अपने लिए रास्ता किस तरीके से हमवार करता है ये वक्त बताएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।